हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं क्लास 12 में। इसमें हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स तक पढ़ लिए थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। इस सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर सॉल्युबिलिटी क्या होता है। सॉल्युबिलिटी का जैसे मतलब अगर हम लोग किसी चीज़ को घुला रहे हैं किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग के पास वाटर है और इस वाटर के अंदर हम लोग शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं। इस वाटर के अंदर हम लोग क्या डिसॉल्व कर रहे हैं? शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर। तो इस वाटर के अंदर कितना शुगर डिसॉल्व हो सकता है वो हमारा क्या कहलाएगा? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। तो इसमें क्या लिखते हैं हम लोग कि मैक्सिमम अमाउंट of substance can be dissolved in a specified amount of solvent at a specified temperature and pressure। सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन ये कहता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस का मैक्सिमम अमाउंट किसी भी स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हो सकता है स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। यहाँ पे हम लोग स्पेसिफाइड टेम्परेचर और प्रेशर लिख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करेंगे तो हमारा किसी भी सब्सटेंस का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो चेंज कर जाएगा। इसीलिए किसी भी हम लोग सब्सटेंस को अगर घुला रहे हैं तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स रख के हम लोग ये चेक करेंगे कि उसके अंदर कितना मैक्सिमम अमाउंट कोई भी सब्सटेंस का डिसॉल्व हो रहा है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं। फैक्टर किस किस चीज पे सॉल्युबिलिटी हमारा डिपेंड करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है? फैक्टर्स जिस पे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है। पहला फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, पहला क्या है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मेरे पास है HCl, मेरे पास है शुगर, मेरे पास है नैप्थलीन, मेरे पास है ये, मेरे पास है H2O। ठीक है, अब इस एग्जांपल को देखिए, ये जो हमारा HCl है वो H2O में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आप नैप्थलीन को H2O में डिसॉल्व कीजिएगा तो नहीं होगा। यानी नैप्थलीन डिसॉल्व नहीं होगा और HCl जो है वो H2O में डिसॉल्व हो जाएगा। यानी अगर हम इस नैप्थलीन को केरोसिन में डालते हैं तो ये नैप्थलीन डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन यही HCl को अगर आप केरोसिन में डालिएगा तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। यहां पे क्या बात है कि वाटर जो है वो HCl को डिसॉल्व कर रहा है, नैप्थलीन को नहीं कर रहा है। लेकिन ये जो हमारा केरोसिन है वो HCl को डिसॉल्व नहीं कर रहा है, नैप्थलीन को कर रहा है। यानी यहां पे डिपेंड कर रहा है ये जो फैक्टर वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। कहने का मतलब H2O जो हमारा है वो है पोलर नेचर। H2O जो है वो क्या है? पोलर नेचर। और HCl जो है ये भी है पोलर नेचर। क्लियर है? और नैप्थलीन जो है ये आपका है नॉन पोलर और केरोसिन भी है नॉन पोलर।
पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड क्या होता है ये हम लोग 11th में पढ़ लिए हैं। जैसे HCl, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसलिए ये पोलर कंपाउंड है। तो हम क्या देख रहे हैं कि पोलर वाला पोलर में डिसॉल्व हो रहा है और नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में डिसॉल्व हो रहा है। पोलर वाला जो है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है और नॉन पोलर वाला पोलर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पोलर सॉल्यूट dissolve in polar solvent, पहला पॉइंट ये। और नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। नॉन पोलर जो है सॉल्यूट वो डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। यानी यहां से कॉन्सेप्ट आता है लाइक डिसॉल्व लाइक का। लाइक डिसॉल्व लाइक कहने का मतलब सेम प्रॉपर्टी वाला सॉल्यूट सेम प्रॉपर्टी वाले सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। अगर हम उसके प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट किसका चलता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। ठीक है, तो पहला जो फैक्टर हमारा है वो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है, यहां पे आप इसको लिखिए। तो हमारा पहला फैक्टर था नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि अगर मेरा पोलर सॉल्वेंट है तो वो पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व कराएगा और अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वो नॉन पोलर सॉल्यूट को डिसॉल्व कराएगा। नेक्स्ट जो है वो है टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करता है ये हम लोग अलग अलग तरह के सॉल्यूशन में देखेंगे। जैसे इसका जो वेरिएशन होता है सॉलिड इन लिक्विड में और गैस इन लिक्विड में, वो दोनों में अलग अलग तरह का होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो इसके बाद जो टॉपिक हमारा है वो है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो नेक्स्ट हमारा है solubility of solid in liquid। कि अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उसका सॉल्युबिलिटी कैसे चेंज करता है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह का सॉलिड हम लोग डिसॉल्व करेंगे। सपोज मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लें कि मेरे पास क्या है, वाटर। इसमें हमने लिया H2O जो कि हमारा है सॉल्वेंट। ठीक है, इसमें हम लोग शुगर को डिसॉल्व करते हैं या सॉल्ट, हम लोग इसमें सॉल्ट डिसॉल्व कर रहे हैं, कॉमन सॉल्ट जो है हमारा NaCl। ठीक है, जब इसमें हम इसको क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे तो सॉलिड पार्टिकल जो है इस लिक्विड के अंदर इंटर करेगा। सॉलिड पार्टिकल जो है इसके अंदर डिसॉल्व करेगा। तो इस दौरान जब हम किसी भी सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड में डालते हैं तो दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है, अब जब हम दो प्रोसेस का बात कर रहे हैं तो वो दो प्रोसेस क्या होगा, तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि व्हेन एनी सॉलिड डिसॉल्व इनटू लिक्विड following two process takes place simultaneously।
ठीक है। अब ये दो प्रोसेस कौन कौन सा है वो देखिए। सबसे पहला प्रोसेस जो है वो हमारा है डिसोल्यूशन। पहला जो है डिसोल्यूशन, और दूसरा जो है वो है क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है। कितने तरह का प्रोसेस होगा? दो तरह का प्रोसेस होगा। कब? जब कोई भी हम सॉलिड सॉल्यूट को, कैसे सॉल्यूट को? सॉलिड सॉल्यूट को हम लोग लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो। जिसमें हमारा पहला जो है वो है डिसोल्यूशन और दूसरा जो है वो है क्रिस्टलाइजेशन। ये डिसोल्यूशन क्या है और ये क्रिस्टलाइजेशन क्या है वो आइए हम लोग देखते हैं। देखो, जब हम इस सॉल्ट को इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व कराए, यानी जब इसको इसके अंदर डाले तो क्या होगा? ये सॉलिड, ये जो सॉल्ट है वो इसमें डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा। इसमें क्या होगा? वो डिसॉल्व होना स्टार्ट होगा और डिसॉल्व होके इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, यानी इस लिक्विड में इस सॉल्ट का अमाउंट बढ़ेगा। ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डिसोल्यूशन। ठीक है। सबसे पहले हम लोग डिसोल्यूशन का डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक है। क्या है? in this process solid substance dissolve into liquid and increase the concentration of solution। ठीक है। ये प्रोसेस में क्या होता है कि सॉलिड सब्सटेंस जो है वो डिसॉल्व होता है लिक्विड में और उस सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्लियर है बात यहां तक? दूसरा प्रोसेस जो है वो हमारा क्या है? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है वो समझिए बहुत अच्छे से। जैसे हम लोग इस सॉलिड सॉल्यूट को क्या किए? डिसॉल्व किए। तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही हम लोग इसमें डाले और सारा का सारा नमक जो है इसमें डिसॉल्व हो गया, तुरंत डिसॉल्व नहीं होता है। कुछ सॉल्ट का जो पार्टिकल होगा वो डिसॉल्व होगा और कुछ जो सॉलिड पार्टिकल्स इसके अंदर रहेंगे वो क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, टकराएंगे आपस में। ये जो सॉलिड सॉल्यूट टकराएंगे और इस सॉल्यूशन से सेपरेट होंगे, यानी बाहर निकलेंगे। यानी पहला प्रोसेस में क्या हो रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरा प्रोसेस में क्या हो रहा है कि ये जो पार्टिकल्स टकरा के बाहर निकल रहे हैं, यानी पानी और नमक जो है वो अलग हो रहा है। क्लियर बात? यानी जो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है उस डिसोल्यूशन प्रोसेस का क्या है? जस्ट अपोजिट प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है। तो हम लोग पहले लिखेंगे, ये पहले आप बता लीजिए, उसके बाद हम लोग क्रिस्टलाइजेशन का डेफिनेशन लिखेंगे। इसमें क्या है? इन दिस प्रोसेस solid solute collide with each other and it gets separated from solution। ठीक है। तो हमारा दो प्रोसेस साथ साथ चलता है। पहला जो है वो क्या है? डिसोल्यूशन, जिसके अंदर क्या है कि सॉलिड सब्सटेंस जो है वो डिसॉल्व होके लिक्विड में कंसंट्रेशन जो है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज करता है। दूसरे में क्या हो रहा है कि जो सॉलिड सॉल्यूट है वो कोलाइड होके सॉल्यूशन से बाहर निकल रहा है। यानी यहां पे क्या हो रहा है? सॉल्यूट जो है
वो सॉल्वेंट के साथ मिलके सॉल्यूशन बना रहा है, और सॉल्यूशन भी रिवर्स किस में हो रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में। क्लियर बात है यहां तक? तो ये रिवर्स प्रोसेस चलता है कि सॉलिड और सॉल्वेंट मिलके क्या बना, सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन में कोलाइड करके पार्टिकल्स क्या हुए, सेपरेट हुए। ठीक है, तो ये वापस से ये, तो ये जब दो प्रोसेस, क्या ये हमारा है डिसोल्यूशन और ये हमारा है क्रिस्टलाइजेशन। तो हमने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है कि जब दोनों का स्पीड, फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड का, जब दोनों का स्पीड सेम हो जाए तो वो चीज इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जब डिसोल्यूशन का और क्रिस्टलाइजेशन का रेट सेम हो जाएगा तो सॉल्यूशन जो है वो इक्विलिब्रियम पे रहेगा। हम लोग यहां लिखते हैं when dissolution and crystallization takes place at same rate, then solution is at equilibrium। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पे कब आता है, जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का स्पीड जो है वो सेम हो जाता है। अब कोई भी चीज अगर इक्विलिब्रियम पे है और कोई भी थर्मोडायनामिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि हम लोग अगर टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करेंगे इस जगह पे, तो ये जो डायरेक्शन है फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ये प्रोसेस किसी एक डायरेक्शन की तरफ क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दूसरी बार पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर। पहला है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में। हमारा ये प्रोसेस चल रहा है, सॉलिड को हम लोग किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये जो सॉलिड डिसॉल्व होना लिक्विड में, ये दो तरह का प्रोसेस होता है। क्लियर है बात? ये कितने तरह का प्रोसेस होगा, दो तरह का। पहला जो है वो है एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, और दूसरा जो प्रोसेस है वो है एक्सोथर्मिक। ठीक है, यानी सॉलिड को लिक्विड में घुलने के लिए या तो टेम्परेचर एब्जॉर्ब करना है, या तो वो क्या करेगा, घुलने के लिए टेम्परेचर को, एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व होने के लिए आप वो क्या करेगा, टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा, हीट क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इस केस में अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इसके लिए क्या होता है, ये सुटेबल कंडीशन होता है कि अगर एंडोथर्मिक है वो हीट एब्जॉर्ब करेगा तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और अगर आप ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं तो ये सॉलिड जो है इस लिक्विड में ज्यादा डिसॉल्व होगा, यानी सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगा। सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर से समझेंगे हम लोग कि सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हीट चाहिए। किसमें, एंडोथर्मिक प्रोसेस में। और हीट देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज्यादा हीट मिलेगा और उतना ज्यादा ये डिसॉल्व होगा। यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, उल्टा होगा। इसमें घुलने के लिए वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए आप, हम लोग घर में जब पेंट करते हैं तो क्या करते हैं,
चूना जो होता है उसको पानी में डालते हैं, ये वाटर है और इसमें आप चूना डाल रहे हैं यानी कैल्शियम कार्बोनेट डाल रहे हैं। तो जब चूना इसमें डालिएगा तो देखिएगा बबल्स निकलेगा इसके अंदर, क्या निकलेगा? बबल्स। और जो कंटेनर होता है वो गर्म हो जाता है, कंटेनर क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। यानी कैल्शियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व होने के लिए वो क्या कर रहा है? एनर्जी को रिलीज कर रहा है। अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर यानी बढ़ा दीजिएगा तो क्या होगा? ये एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगेगा, लेकिन इसमें क्या होना है? एनर्जी रिलीज होना है। यानी अगर एक्सोथर्मिक में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है हमारा वो डिक्रीज कर जाएगा। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज कर जाएगा। तो दोनों दो तरह का प्रोसेस है। इसमें क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब होगा, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। इसमें क्या होगा? हीट रिलीज होगा, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, हम लोग टेम्परेचर का इफेक्ट क्या देखते हैं कि अगर एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। क्लियर बात यहां तक? ये हमारा ली चैटरियल प्रिंसिपल से भी एक्सप्लेन होता है। दूसरा जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखो, हम लोग जानते हैं कि सॉलिड सब्सटेंस जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, उसको हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो जब सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसमें इस तरह के सॉल्यूशन में, किसमें? सॉलिड इन लिक्विड में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। तो इसमें हम लिखेंगे नो एनी इफेक्ट can be observed due to incompressible nature of solid। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो हम लोग अभी क्या देखें? सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड, उसमें कैसे टेम्परेचर का चेंज होता है और कैसे प्रेशर का चेंज होता है। तो उसमें हम लोग क्या देखें कि प्रेशर का कोई भी चेंज जो है उसमें ऑब्जर्व नहीं होता है, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो इनकम्प्रेसिबल नेचर में होता है। लेकिन हमारा जो ये है टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में हम लोग हेनरी लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम लोग हेनरी लॉ का पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर में। देखो क्या होता है इसमें, सॉल्यूशन कब इक्विलिब्रियम पे आता है? सॉलिड में हम लोग क्या देखें, सॉलिड एंड लिक्विड में, कि जब डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन सेम रेट से हो तो वो सॉल्यूशन जो है वो इक्विलिब्रियम पे रहता है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, एक लिक्विड है, कोई भी पर्टिकुलर सॉल्वेंट है मेरे पास, ठीक है, ये ऊपर गैस है, ये क्या है हमारा? गैस, और ये है आपका लिक्विड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? दो प्रोसेस होता है। गैसेस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इंटर करते हैं लिक्विड में। गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या हैं? वो इंटर करते हैं इस लिक्विड के अंदर। एट द सेम टाइम लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो बाहर जाते हैं। ठीक है, क्या होगा कि ये जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं इस लिक्विड में आएंगे और उसी समय ये लिक्विड का कुछ पार्टिकल इवापोरेट होके बाहर जाएगा। ठीक है, तो जब इसमें इसके अंदर आने का स्पीड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बाहर जाने का स्पीड सेम हो जाता है तो गैस इन लिक्विड वाला सॉल्यूशन जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है। क्लियर है बात यहां तक? तो हम लोग क्या लिखते हैं, व्हेन रेट ऑफ entering the gaseous molecule
becomes equal to the rate of escaping liquid molecule then solution is at equilibrium. ठीक है, ये सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम पे कब आएगा? जब गैसेस मॉलिक्यूल का अंदर आना और लिक्विड मॉलिक्यूल का बाहर जाना दोनों सेम स्पीड से हो रहा हो तब। ठीक है, तो अब इस केस में टेम्परेचर का चेंज और प्रेशर का चेंज कैसे ऑब्जर्व होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा या प्रेशर बढ़ाने या घटाने में सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्लियर है? अब देखिए, गैस का लिक्विड में घुलना, कोई भी गैस अगर लिक्विड में घुलता है वो हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। वो हमेशा क्या होगा? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो हम लोग यहां क्या जानेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ, तो हम लोग क्या लिख रहे थे? डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इन लिक्विड is always an exothermic process, an exothermic process। अब जैसे कि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? घट जाएगा। तो टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी मेरा क्या हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो उसको घुलने के लिए कम टेम्परेचर की जरूरत है, क्योंकि वो तो एनर्जी रिलीज कर रहा है खुद। अगर आप फिर से इधर से एनर्जी दे दीजिएगा तो फिर उसका फायदा नहीं होगा कि वो अपना एनर्जी रिलीज किया है। इसलिए ज्यादा टेम्परेचर देने से सॉल्युबिलिटी हमारा क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, किसका? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब नेक्स्ट जो है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर है। क्या है इफेक्ट ऑफ प्रेशर? यही हमारा हेनरी लॉ है। जो आपका इफेक्ट ऑफ प्रेशर है उसी को हम बोलते हैं हेनरी लॉ। तो हमारा है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? हेनरी लॉ। अब देखिए यहां पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा लिक्विड है और इसके ऊपर क्या है? गैसेस मॉलिक्यूल। ये जो गैसेस मॉलिक्यूल हैं इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? यहां से प्रेशर देंगे। जैसे वेट लगा दीजिए, मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ वेट दे दीजिए, W1, W2, W3। जब इस पे प्रेशर बढ़ेगा इस गैसेस मॉलिक्यूल पे, तो ये गैसेस मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे? ये गैसेस मॉलिक्यूल जाएंगे इस लिक्विड के अंदर। कहाँ जाएंगे? इस लिक्विड के अंदर। यानी हम क्या देख रहे हैं कि जब गैसेस मॉलिक्यूल पे प्रेशर दिया जाता है तो प्रेशर देने से क्या होता है कि वो उस लिक्विड के अंदर एंटर करते हैं। यानी वो इसमें क्या होगा? एंटर करेगा तो डिसॉल्व होगा। ज्यादा से ज्यादा गैस अंदर जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा गैस डिसॉल्व होगा। यानी कि गैस का जो यहाँ पे डिसॉल्व हो रहा है वो प्रेशर के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कि जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा इसमें क्या होगा? वो डिसॉल्व होगा।
क्लियर है? तो इसमें क्या बोला गया, सबसे पहला स्टेटमेंट जो हेनरी लॉ का दिया गया था वो क्या दिया गया था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब जैसे देखिए कि मान लो कि ये आपका दूसरा क्या कॉन्सेप्ट है या दूसरा क्या इसका स्टेटमेंट है, वो देखिए कि अगर मान लीजिए मेरे पास ये लिक्विड है, यहाँ पे मान लो बहुत सारा गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए दो गैस है। तो अगर हम लोग बात करेंगे कि किसका सॉल्युबिलिटी इस लिक्विड में ज्यादा होगा, किसका सॉल्युबिलिटी इस लिक्विड में ज्यादा होगा, उसी गैस का सॉल्युबिलिटी इस लिक्विड में ज्यादा होगा जिसका प्रेशर इसके सरफेस पे ज्यादा होगा। अगर ऑक्सीजन गैस अगर इस पे ज्यादा प्रेशर लगा रहा है तो ये ऑक्सीजन गैस इसमें ज्यादा डिसॉल्व होगा। अगर नाइट्रोजन गैस ज्यादा प्रेशर लगा रहा है तो नाइट्रोजन गैस ज्यादा डिसॉल्व होगा। यानी यहाँ पे दो गैस है, यानी यहाँ पे प्रेशर जो लग रहा है वो किसके कारण लग रहा है, ये दोनों गैस के कारण लग रहा है। लेकिन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस is directly proportional to the partial pressure of the gas over the solution या over the liquid। इस लिक्विड के ऊपर जो गैस है उस पर्टिकुलर गैस का कितना प्रेशर है, अगर उसका प्रेशर ज्यादा है तो उसका सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। इसलिए हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर इसलिए क्योंकि हम लोग सिर्फ उस पर्टिकुलर गैस के प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ तो बहुत सारा गैस है तो टोटल प्रेशर होगा, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर गैस के बारे में बात करेंगे तो वो पार्शियल प्रेशर होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा solubility of gas is directly proportional to the partial pressure of the gas over the solution or solvent। क्लियर है बात यहाँ तक? तो हमारा दो स्टेटमेंट है। पहला तो एक जनरल सा स्टेटमेंट है कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। दूसरा क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस ओवर द सॉल्यूशन और सॉल्वेंट। ठीक है, लेकिन बाद में क्या किया गया कि ये जो हमारा सॉल्युबिलिटी टर्म है उसको चेंज कर दिया गया। किससे चेंज कर दिया गया, तो मोल फ्रैक्शन से। ठीक है, किससे चेंज कर दिया गया, मोल फ्रैक्शन से। उसको हम लोग मोल से भी कर सकते थे और भी बहुत सारा कंसंट्रेशन टर्म से कर सकते थे, लेकिन मोल फ्रैक्शन ही किस लिए किया गया, जनरली इसका रीजन हम लोग ये बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन जो होता है वो आपका टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग उसको यूज करते हैं। तो पहले यहां पे लिखेंगे फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो ये जो हेनरी लॉ का जो मोस्ट यूज में जो स्टेटमेंट आता है वो ये दोनों नहीं था। सबसे जो इसका मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टेटमेंट है वो क्या है, सो सुन लीजिए कि जो हमारा सॉल्युबिलिटी था उसको तो चेंज कर दिया गया मोल फ्रैक्शन से। तो पहले उसको नोट कर लेते हैं हम लोग। solubility can be replaced by मोल फ्रैक्शन। अब एक बात यहाँ पे आप और समझिए, ठीक है, यहाँ पे एक बात समझिए, ये समझना जरूरी है। जो हमारा स्टेटमेंट था उसको उल्टा कर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, जैसे हमारा क्या था पहले कि जो सॉल्युबिलिटी होता है, जो सॉल्युबिलिटी था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रेशर के, प्रेशर ऑफ द गैस। यानी सॉल्युबिलिटी को अगर हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं किससे, मोल फ्रैक्शन से, यानी मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे मोल फ्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे समझिए कि अगर ऑक्सीजन गैस है यहाँ पे
तो ऑक्सीजन गैस का अगर प्रेशर ज़्यादा है तो ये इसमें ज़्यादा डिसॉल्व होगा, और अगर इसमें ज़्यादा डिसॉल्व होगा तो इस लिक्विड के अंदर ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसको उल्टा कर दिया क्या कि अगर इस लिक्विड के अंदर ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब कि इसके ऊपर जो ऑक्सीजन गैस है उसका प्रेशर क्या रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा। क्लियर बात आता है? फिर समझिए कि अगर इस लिक्विड के अंदर ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, यह तब पॉसिबल है जब इसके ऊपर जो ऑक्सीजन गैस रहा होगा उसका प्रेशर ज्यादा रहा होगा। ठीक है, तो इसमें जो स्टेटमेंट चेंज हुआ क्या, वो था हुआ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस is directly proportional to its mole fraction, ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और ये जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन के। कैसे कि अगर इसमें मोल फ्रैक्शन किसी गैस का ज्यादा है, इसका मतलब उसके सरफेस पे वो गैस का प्रेशर ज्यादा होगा, तभी उसके अंदर वो उतना ज्यादा डिसॉल्व हुआ है। क्लियर है बात यहां तक? तो हमारा जो इसका स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं, मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं कि प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। तो मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट अगर आपके एग्जाम में हेनरी लॉ आता है तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, क्या स्टेटमेंट है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, कि प्रेशर जो गैस का है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मोल फ्रैक्शन के। बात समझ में आया? ठीक है, अब देखिए आगे, अगर प्रेशर इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, KH इंटू एक्स, ये प्रेशर ऑफ द गैस हुआ, इज इक्वल टू एक्स गैस। KH जो होगा वो हमारा कहलाएगा हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पे एक बात आप लिखिए कि ये जो हेनरी कांस्टेंट का वैल्यू होता है वो हर गैस के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, KH depends upon nature of the gas, so its value will be different for different gases। इसलिए इसका वैल्यू जो होगा अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि हर गैस का अलग अलग नेचर होता है, तो उसका KH का वैल्यू भी अलग अलग होगा। ठीक है, लेकिन KH के बारे में कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे देखो KH की यूनिट ऑफ KH क्या होगा, यूनिट ऑफ KH देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, KH इक्वल टू प्रेशर ऑफ द गैस इज डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ये जो होता है ये यूनिटलेस होता है, ये क्या होगा आपका यूनिटलेस, ये आपका यूनिटलेस होगा। इसका यूनिट आपका क्या होगा, ATM हो सकता है, पास्कल हो सकता है, mm ऑफ Hg हो सकता है, ठीक है, बार हो सकता है। यानी KH का भी यूनिट किसके बराबर होगा, प्रेशर के बराबर होगा। जो प्रेशर का यूनिट होगा वही KH का भी यूनिट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, सेम एज द प्रेशर, सेम एज द प्रेशर। तो ये था हमारा यूनिट KH का। अब देखो एक चीज यहां पे, यहां से हम लोग क्या देख सकते हैं, देखो
अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, अगर क्या हो जाए, प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, तो KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। क्या है, अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो KH क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गैस है। अब देखो, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस ज्यादा है तो KH का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। KH का वैल्यू क्या होगा, उसका कम होगा। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अगर मोल फ्रैक्शन ज्यादा है तो KH का वैल्यू कम होगा। यानी क्या हम लोग देख रहे हैं कि अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, मोल फ्रैक्शन मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है तो KH कम रहेगा। अगर कोई भी गैस अगर किसी भी लिक्विड के अंदर ज्यादा डिसॉल्व हो रहा है, यानी उसका KH का वैल्यू क्या है, कम है। लेकिन हम लोग क्या पढ़े हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में क्या पढ़े हैं कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगा। अगर हमारा क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, अगर ज्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा। क्लियर बात यहां तक। अब देखो, यहां से हम लोग दोनों एक्सप्रेशन को क्या करेंगे, लिंक करेंगे। पहले आप इसको लिख लीजिए। देखो, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि KH जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी है। यानी देखो, यहां पे एक रफ सा हम लोग देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है तो दो चीज होगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, कम। टेम्परेचर क्या रहेगा, कम। यानी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो टेम्परेचर क्या है, कम। और यहां पे देखो, सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो KH क्या है, कम। यानी KH क्या है, कम। यानी KH कम रहेगा तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगा, सॉल्युबिलिटी ज्यादा रहेगा तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। यानी अगर हम ये दोनों का रिलेशन बनाएं तो टेम्परेचर कम तो KH कम, टेम्परेचर ज्यादा तो KH ज्यादा। यानी टेम्परेचर इज, सॉरी, जो आपका हेनरी कांस्टेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। देखो, ये बुक में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आपको इसको याद करके रखना है कि KH का एक टेम्परेचर के साथ भी रिलेशन होता है। टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेशन होता है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, कि सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है तो टेम्परेचर इफेक्ट से हम लोग क्या जानते हैं कि टेम्परेचर कम रहेगा तो ही सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो सकता है। यानी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है तो टेम्परेचर कम। और अभी हम लोग हेनरी लॉ से क्या पढ़े हैं कि सॉल्युबिलिटी अगर ज्यादा है तो KH का वैल्यू क्या रहेगा, कम। यानी ये दोनों कैसा प्रोपोर्शनल में है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। ग्राफ, ठीक है। देखो, हम लोग क्या देखेंगे, ग्राफ। इधर हम लोग मोल फ्रैक्शन लेंगे गैस का, इधर हम लोग प्रेशर लेंगे गैस का। अब इसका जब ग्राफ बनाएंगे हम लोग तो वो कैसा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर दो भी क्वांटिटी कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो उसके बीच का जो ग्राफ होता है वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, ये आपका। और इसका जो स्लोप होगा थीटा, ये जैसे कि मान लो यहाँ पे थीटा है, यहाँ ए दे दो, यहाँ बी दे दो, यहाँ सी दे दो, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू क्या होगा जी, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी BC बाई AB, ठीक है। और ये tan थीटा ही क्या होता है हमारा, KH। यहाँ पे क्या होगा, हेनरी कांस्टेंट, स्लोप हेनरी कांस्टेंट, ये हमारा स्लोप है, ठीक है। तो ये था हमारा
हेनरी लॉ, जिसमें हम लोग उसका एक्सप्रेशन देखे, स्टेटमेंट देखे और उसका हमारा ये क्या है, ग्राफ है। तो आज हम लोग हेनरी लॉ पढ़ लिए, सॉल्युबिलिटी पढ़ लिए और इसका इफेक्ट कैसे होता है सो पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हेनरी लॉ पे न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।